चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल अपन ने बेसिक थ्योरी समझ ली थी किस चीज की, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। समझ गए, हेडिंग दी है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कल की लिखी हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में कितने टर्म्स पढ़े थे अपन ने? 6। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। इनके सिंबल आर, सी या जी, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं रेजिस्टिविटी रो, और इधर के, क्लियर है कप्पा। इसके बाद दो टर्म्स और थे, वो इधर नहीं थे, सिर्फ इधर ही थे, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पहले वाले से याद रखना, कंडक्टिविटी नहीं कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस तो कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस के दो और पार्ट है, मोलर और इक्विवेलेंट। ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का नापते हैं तो बताया, एक क्यूब में नापेंगे तो बताया, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं तो फिर एक क्यूब गड़बड़ कर देगा, तो इसीलिए मोलर, और मोलर से भी ज्यादा बेटर टर्म है इक्विवेलेंट, ठीक है। इतना बेसिक अपन पढ़ के आते हैं। बस उसके आगे के पार्ट्स पढ़ने की अपन ने चलो एक सेल बना लिया। अब इस सेल का अलग अलग चीजों पे फर्क क्या पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने कि मान लो अगर मैं प्लेट अलग अलग साइज, देखो एक तो एक ही प्लेट सेम साइज की ले रहा हूँ दोनों, एनोड कैथोड वाली, तो क्या फर्क हो सकता है? एक प्लेट बहुत बड़ी ले ली, एक प्लेट बहुत छोटी ली, तो फिर मैं कैसे मतलब क्वेश्चन में रख के उनको सॉल्व करूंगा? एक ही हो गया, ठीक। उसके बाद पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब विस्कोसिटी, टेम्परेचर, डाइल्यूशन और मतलब उनके हाइड्रेशन एनर्जी, अलग अलग फैक्टर से क्या क्या फर्क पड़ेगा उस सेल के ऊपर, क्लियर है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइल्यूशन वाला, तो वो अपने को सबसे लास्ट में अलग से ऑफिस पढ़ेंगे, बट छोटे छोटे फैक्टर्स पहले पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। कंडक्टिविटी को के लिखा था, इसकी स्पेलिंग अपन ने चेंज कर दी थी, याद है ना? के, ठीक है। तो कंडक्टिविटी होता क्या? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये था 1/r इनटू L/A, ठीक है। L/A सेल कांस्टेंट होता है, उसको G लिखूं, G स्टार लिखूं या फिर X लिखूं, ठीक है। और कंडक्टेंस 1/r होता है, क्लियर। कंडक्टेंस को C या G लिखते हैं, तो K को G इंटू G स्टार ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी है, ठीक है। ये समझ गया ना कंडक्टिविटी होता क्या, ठीक है। कंडक्टिविटी किस चीज के लिए है, मतलब एक क्यूब के लिए है या फिर ओवरऑल के लिए? क्यूब के लिए, एक क्यूब के लिए ना, पक्का? इसको याद रखना है चीजें ना सब। है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, हर साइड कौन कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर की, और 3 लेंथ ब्रेड्थ हाइट है तो क्यूब, क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में वेरिएशन वो ऐसे देता है, जब क्वेश्चन लिख के देगा तो देगा कि एनोड की जो प्लेट है उसका साइज कुछ दे रहा है और कैथोड की प्लेट का साइज कुछ और दे रहा है। देखो सेम साइज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कैथोड हाँ बता दो, प्लेट कैसे हुआ? ठीक है, बैठो 1 2 3 4 दिन, कोई दूसरा भी। चलो इधर सारे मान लो इस प्लेट का साइज भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस प्लेट का साइज भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मुझे L/A लिखने में, क्योंकि L तो इनके बीच का डिस्टेंस है और एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। तो अगर सेम एरिया दे रहा है प्लेट्स का A और लेंथ बीच की L जो भी मान लो, ठीक है, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A ही लिखोगे। लेकिन अगर प्लेट्स का एरिया अलग है, ऐसा एक प्लेट बड़ी है एक प्लेट छोटी है, तो फिर कौन सी प्लेट का एरिया लेते हैं? देखो इसको ऐसे याद रखना कि इसकी जो भी जस्ट इमेज यहां बनेगी, समझ गया ना, उतना ही एरिया, मतलब ओवरऑल छोटी प्लेट का एरिया लेते हैं, क्योंकि इसकी जो प्लेट छोटी वाली है उतना एरिया तो इसका भी है ना अवेलेबल, तो उनके बीच के लिक्विड का मतलब मैं कंडक्टेंस रेजिस्टेंस जो भी है वो देख सकता हूँ, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि इस प्लेट के हिसाब से मैं देखूं तो इधर तो प्लेट ही नहीं है ना, फिर तो वो लिक्विड एक्स्ट्रा आ जाएगा बाहर वाला, ये आसपास वाला, समझ गए? तो मुझे चाहिए कि प्लेट्स के बीच का एरिया गिनता हूँ मैं हमेशा, तो यहाँ पे प्लेट्स के बीच का कॉमन एरिया तो स्मॉल के हिसाब से ही आएगा, समझ में आता है इतना? तो अगर एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट दे तो L/A कैसे लिखेंगे? छोटी प्लेट का एरिया लिखते हैं, लेंथ तो फिक्स है दोनों के बीच की, एक ये रखा तो बीच की लेंथ तो फिक्स है ना, बस इनके एरिया अलग है कि ये छोटा एरिया ये इतना बड़ा एरिया, तो इसके एरिया के हिसाब से अपन इसका एरिया भी उठा लेंगे, तो सेम ही होगा, तो जो भी होगा छोटे प्लेट का एरिया लिखते हैं हमेशा, तो देन स्मॉलर एरिया इज यूज्ड, क्लियर है। सेल कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? L/A कौन सा A? दोनों में से स्मॉल वाला, ठीक है, तो उसको लिख लेना, अगर स्मॉल लिखना है तो
एल बाय ए किसका लिखेंगे, स्मॉलर एरिया है ना, A1 इसीलिए लिखा है मैंने, A2 नहीं लिखा है। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा तो इस चीज का ध्यान रखोगे पहली चीज, ठीक है। अब मान लो दो अलग अलग सेल है, ठीक है, तो दो अलग अलग सेल, हाँ ठीक भाई, सेल सेम है, बस उसका L बाय A वाली चीज फिक्स रखी है मैंने। अब उसमें मैं कोई चीजें चेंज कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो K बाय G वाली चीज कैसे निकालते हैं, मतलब ये कैसे निकालेंगे, ये चीज तो कांस्टेंट हो जाएगी, L बाय A फिक्स हो जाएगा। फिर अगर उसमें डाइल्यूट कर रहा हूँ या कोई पानी मिक्स कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ K और G बताओ, पहले का K इतना था, G इतना था, बाद में मैं बोल रहा हूँ K इतना है तो G कितना हो जाएगा, समझ में आया? एक सेल है, उसका K और G सब दे रखा है मैंने, K क्या है, कंडक्टिविटी, G क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस दोनों दे रखा है। मैं बोल रहा हूँ इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, कुछ चेंजेस किए हैं, टेम्परेचर से गर्म किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, किसी रीजन से मैंने उसकी थोड़ा मतलब उसको चेंज किया है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पानी मिलाया, टेम्परेचर गर्म किया या कुछ, ठीक। तो अब उसके कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी चेंज होनी चाहिए, वो सब फैक्टर्स अफेक्टिंग में आएगा, चेंज होगी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी, बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, तो वो दो चीजों को कंपेयर ऐसे किया जाता है कि L बाय A तो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ और एरिया तो चेंज ही नहीं हो रहा ना पानी मिलाने पे, समझ गए इतना? तो बाकी दो चीजें चेंज हो रही है, तो K1 बाय K2 इक्वल टू G1 बाय G2, या फिर K1 बाय G1 इक्वल टू K2 बाय G2, जैसे भी लिखना चाहो। क्लियर है? तो अगर एक मतलब एक साल की ये दो वैल्यूज देखे तो उसी में कुछ चेंजेस करके और फिर वापस से वही वैल्यू पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस में वेरिएशन पूछते हैं। अगली थर्ड चीज आती है डाइल्यूशन वाला अलग चीज, ठीक है, वो कट किया जो कि वो कांस्टेंट है ना L बाय A, L बाय A तो फिक्स हो जाएगा। ये फेयर सेल है, इसमें मैं पहले इतना पानी भरा था, ठीक है, फिर मैं इसका K निकाल रहा था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने पानी यहाँ तक भर दिया या और कम कर दिया, या फिर इसमें कोई दूसरी चीज और मिक्स कर दी, थर्ड चीज, तो फिर इसके K और G की वैल्यू चेंज होगी ना, तो वो उसके लिए लेकिन L और A तो फिक्स है ना, तो इसीलिए दो चीजों को अगर कंपेयर करेंगे तो दो इक्वेशन बनेगी, तो पहली इक्वेशन भी इसकी, दूसरी इक्वेशन भी इसकी, और पहली दूसरी में से G स्टार कटेगा, वरना है तो उससे ही वाले का फाइनल। क्लियर है सभी को? इधर देख लो बेटा थर्ड में। अब देखो तीसरी चीज आती है डाइल्यूशन वाला। अगर इसके ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें कंडक्टेंस को डायरेक्टली ऐड करते हैं, समझ गए, अलग अलग कि पहले इतना था बाद में इतना हो गया फिर इतना हो गया, जितने बार भी दे रहा हो अलग अलग केसेस, तो कंडक्टेंस डायरेक्टली ऐड होता है, लेकिन कंडक्टिविटी डायरेक्टली ऐड नहीं होगी। कंडक्टिविटी को कैसे लिखोगे, K नेट K1 V1 प्लस K2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, पहले इतना वॉल्यूम उसका K1, इतने वॉल्यूम पे इतना K1, फिर इतने वॉल्यूम पे इतना K1 अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो आएगा तुम्हारा कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि डाइल्यूट करने पे चीजें कैसे चेंज होगी, तो डाइल्यूट करने पे कंडक्टेंस तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, कंडक्टिविटी ऐसे। क्लियर है सभी को? ये K और V क्या है समझ में आता है ना, V पहले कितना वॉल्यूम था, V1 V2 बाद में कितना वॉल्यूम हुआ, और K कंडक्टिविटी, तो ये दो भी एक छोटी सी चीजें हैं याद रखना। क्लियर है इतना? दो अलग अलग सेल की K1 K2 है नहीं, एक ही सेल है, उसमें डाइल्यूशन किया है, लिखा ना ऊपर, डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड किया है तो कितना वॉल्यूम बाद में हो गया, पहले कितना वॉल्यूम था, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस सब चेंज होता है हर सेल, ठीक है। इतना फॉर्म में आया सभी को? ठीक है, कोई डाउट उसमें अभी तक नहीं? चलो अब अगला टॉपिक अपना मेन ये पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, ठीक है। अब पहली चीज तो याद रखना कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, मतलब पहली स्टेप पे ही है अपन है ना, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, कंडक्टेंस मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस, हेल्प करना उसमें, ठीक है। और इसके लिए अपन ने कोई एरिया डिसाइड नहीं किया था, पूरे सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, ठीक है, ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए, तो कंडक्टेंस ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए लिखा जाता है ना, जो भी है। क्लियर है? यहाँ क्यूब वाली चीज नहीं है, कंडक्टिविटी क्यूब वाला था। क्लियर सभी को? ठीक है। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट कैसा ले रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा ना फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। देखो एक मैंने पानी लिया, उसमें ये प्लेट्स डाल दी, सेल से कनेक्ट कर दी, सब कर दिया। अब उसमें मैं दो अलग अलग चीजें, ऐसी दो मेरे पास बिकर है, एक में मैंने डाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl, मतलब दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में जाके पूरे टूट जाते हैं, 100% जिनका डिसोसिएशन होता है।
या बोलूँ अल्फा 100% होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना जाएगा पूरा पार्टिकल्स में टूट जाएगा। एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा 100% नहीं होगा, कुछ कम होगा, 90%, 80%, 70, 40, क्लियर है, तो पूरे नहीं टूटेंगे। जैसे मान लो कोई ऐसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक मान लो मैंने एग्जांपल लिया AB, समझ में आया, AB है, तो AB को जब मैं पानी में डालूंगा तो उसमें से कुछ AB का पार्ट A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ AB ऐसा कैसा रहेगा, तो पानी में 3 अलग अलग टाइप के आयन दिखेंगे, एक पूरा AB, एक A और एक B, समझ में आया। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो और मान लो अगर मैं आप बोल रहा हूँ कि AB स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये पानी में डालूंगा तो अब पानी में मेरे को 2 टाइप के आयन दिखेंगे, A और B। AB पूरा मिक्स नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा टूट चुका है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो पानी में जाके पूरे टूट जाते हैं। वीक कौन होते हैं, जो पानी में जाके पूरे नहीं टूटते हैं। ये चीज मैंने नहीं लिखी क्योंकि इतना तो सोच रहा हूँ कि आता होगा, शायद दिसंबर आ गया, ठीक है, समझ में आता है ना इतना। तो भाई ये कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल लिखे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल है, रट लेना सीधा, HCl, NaOH, H2SO4 और NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HCl और H2SO4, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और NaCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, क्लियर है, लिख लोगे ना ये चीज, समझ में आती है, ठीक है। उधर आते हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सॉल्ट बना वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, क्लियर है। तो ये इसमें आते हैं, वो उसमें आते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं नेचर ऑफ सॉल्यूट पे मेरा कंडक्टेंस डिपेंड करेगा ना, मैंने मान लो एक है जो पार्टिकल पूरा टूट रहा है वो डाला, और एक में बोल रहा हूँ ऐसा पार्टिकल डाला जो आधा अधूरा टूटता है, तो किसमें पार्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं और जो कंडक्टेंस में हेल्प करेंगे, जिसमें ज्यादा पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगा ना, उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है सर्किट को बनने में, क्लियर है। तो भाई लिखा है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा बेटर कंडक्टेंस शो करते हैं कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, समझ में आया, ठीक है। ये लिखा है अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल है जैसे NaCl, KCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग क्या है, सॉल्ट है, तो सेम टाइप के हैं, तो फिर क्या देखते हैं अपन, नंबर ऑफ आयन से देखते हैं कि किसके आयन ज्यादा हैं। सेम टाइप बोला है, सेम अमाउंट नहीं बोला है, समझ गया ना। सेम टाइप मतलब दोनों किस टाइप के सॉल्ट हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाऊंगा कि जो पानी के अंदर टूट के ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल देता होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि जितने पार्टिकल ज्यादा उतने ज्यादा मूवमेंट होगी, समझ में आता है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि NaCl भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, KCl भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो दोनों सेम टाइप के हो गए ना, और दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो अब मैं क्या देखूंगा कि दोनों में से जो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पार्टिकल भी दोनों दो प्रोड्यूस करेंगे, ये भी दो, ये भी दो, लेकिन अब फिर अमाउंट पे चले जाऊंगा, जिसका ज्यादा अमाउंट होगा उसको ज्यादा पार्टिकल बनेंगे, क्लियर। और मान लो अमाउंट भी सेम होगा तो फिर अदर फैक्टर्स देखे जाते हैं, हाइड्रेशन वाइड्रेशन अभी पढ़ेंगे, क्लियर है, समझ में आया तक, ठीक है। अगला एक्वस सॉल्यूशन में ये कोई याद नहीं रखना है, ग्रेटस मैकेनिज्म कोई मतलब नहीं है, ठीक। तुम तो बस इतना बुझो, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, पानी की। तो पानी में H और OH में से ज्यादा मोबिलिटी किसकी होती है, H प्लस ज्यादा जल्दी इधर उधर मूव कर सकता है कंपेयर टू OH। तो याद रखना कंडक्टेंस H प्लस और OH में से किसका ज्यादा होता है, यही है ग्रेटस मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में पूछा जाए ज्यादा अच्छा कंडक्टेंस कौन है, H प्लस कंपेयर विद OH, ठीक है। तो याद रखना। तीसरी चीज आती नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पानी, ये लेते हैं अपन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है कैसा, देखो। अब उसमें भी अलग अलग टाइप के आते हैं बहुत सारे, बट तुम इतना याद रखो 2 टाइप के अपने पास, ठीक है। एक वाटर ले लिया मैंने सॉल्वेंट के रूप में, एक मैंने बेंजीन या टॉलिन ले लिया, पहले भी पढ़ाया है मैंने वैसे, है ना। तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि उसके सामने कोई भी आयन आएगा ना तो उसके बीच के इंटरेक्शन को वीक बहुत अच्छे से कर देता है। जैसे NaCl आया, तो NaCl में क्या है, ये Na है, ये Cl है, ये स्ट्रॉन्ग के आयनिक बॉन्ड, और बॉन्ड प्रॉपर नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है बस। तो इस बीच के अट्रैक्शन को पानी क्या करता है, वीक करता है। मतलब जिस भी सॉल्यूट में मैं डाल रहा हूँ उसको,
वो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे पानी है तो पानी बहुत अच्छा है, काम करता है। जैसे नमक को इसमें डाला, पानी इसके बीच में ऐसे घुस के इसके बॉन्ड को हटा दो, इसके बॉन्ड को वीक कर देगा और Na+Cl- अलग हो जाएगा। समझ में आता है ये? लेकिन अगर यही NaCl को मैं बेंजीन या टॉलिन में डालता तो उसकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इनके बीच में ऐसे आके इसके बॉन्ड को वीक करे। ठीक है, तो मैं ऐसा सॉल्वेंट लेना पसंद करूंगा ना जो इनके बीच का बॉन्ड वीक करे, ताकि जल्दी से और दूर आयन में हो जाए। समझ में आता है ना? तो वही होता है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं वाटर का 80 होता है। लिखवाया था इनऑर्गेनिक में चौथे पॉइंट में, पता है जो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे 12-13 पॉइंट लिखा था ना, उसमें से चौथा है 500 कुछ पॉइंट था, अलग से एक छोटी सी एडिंग थी बस। याद है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज मैक्सिमम 80 है ना, बेंजीन और टॉलिन का कम होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा कंडक्टेंस उतना ज्यादा, क्योंकि जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक उतने अच्छे वो आयंस को सेपरेट कर देगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो वही लिखा है, वो पावर जो सामने वाले मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन वीक कर दे वो होता है डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे NaCl है तो इसके बीच की इंटरेक्शन वाटर अगर मैं जो सॉल्वेंट लेता हूँ तो वो वीक कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक हो गया वाटर। लेकिन इसकी जगह अगर मैं बेंजीन टॉलिन जैसा ऐसा कोई लेता हूँ तो वो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो वो वीक, तो वीक डाइलेक्ट्रिक वाले सॉल्वेंट लेता हूँ तो वो कंडक्टेंस कम कर देंगे या अच्छा नहीं रहता है, और स्ट्रॉन्ग वाले लेता हूँ तो अच्छा कंडक्टेंस होगा। क्लियर है? ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब सिंपल सी चीज है, कितने ज्यादा वाटर अटैच हो पा रहा है उस पर। देखो मैंने कोई चीज पानी में डाली तो पानी कितना ज्यादा उस चीज पे अटैच हो पा रहा है, वो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है। समझ गए? हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल या एटम को गीले करने की पावर, या फिर बोलो उस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच करने की पावर। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। समझ गए? अब मुझे तुम लोग बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी किसी की बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा अपने आसपास वो वाटर इकट्ठे कर सकता है, तो वो चल पाएगा क्या? तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी ना। मोबिलिटी कम तो कंडक्टेंस भी कम। कंडक्टेंस तो ये ना कि चलने में हेल्प करना, अब पानी आके जुड़ गया तो चल ही नहीं पा रहा ज्यादा, तो उसकी मोबिलिटी कम, तो मोबिलिटी कम से कंडक्टेंस। समझ में आया इतना? तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है, हाइड्रेशन जितना ज्यादा कोई चीज ऐसा वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करेगा अपने आसपास, उसकी मोबिलिटी उतनी कम। ठीक है, मोबिलिटी कम तो नहीं चल पाएगा तो कंडक्टेंस भी कम। ठीक है, एक्वस मीडियम में कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। पर ना एक्वस मीडियम मतलब पानी में कोई चीज डालवा तो उसका कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होगा। समझ में आया सबको? ठीक है, अब ये देखो, हाइड्रेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चार्ज और रेडियस पे। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर +2, एक के ऊपर +3 है, तो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है उसके ऊपर पानी ज्यादा अटैच होगा, और पानी में से OH वाला पार्ट पहले अटैच होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि Al+3 है तो +3 ज्यादा से ज्यादा माइनस को खींचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा पानी के OH माइनस अपने आसपास इकट्ठे करेगा ना। तो वही बोल रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना ज्यादा रेडियस उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा ना। प्लस चार्ज शो करता कौन है? न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर रहेगा वो अट्रैक्शन की पावर कम हो जाएगी ना, तो रेडियस के इनवर्स में हो जाएगा और चार्ज के डायरेक्टली में हो जाएगा। समझ में आता है इतना सभी को? ठीक है, अब मुझे इसमें तुम लोग बताओ। अच्छा, और H+OH- का हाईएस्ट आयनिक कंडक्टेंस होता है जिसमें H+ को ज्यादा होता है, बता दिया अभी, है ना। अब ये Na+, Mg+2 और Al+3 तीनों में से ज्यादा मॉलिक्यूल किसके ऊपर लग पाएंगे? अच्छा, ये तीनों सेम लाइन के है ना, मतलब सोडियम, मरकरी, एल्यूमिनियम सेम पीरियड के हैं। तो सेम पीरियड में मैंने बताया था साइज का बढ़ने का रीजन क्या होता है, मतलब डिक्रीज होता है, सॉरी साइज इधर से इधर, ये सेम पीरियड के नहीं होंगे फिर। सेम पीरियड के तो सोडियम मैग्नीशियम हां सेम पीरियड। अच्छा, वो साइज डिक्रीज होता है, वो मैंने फिर वो बड़ा इसीलिए बनाया क्योंकि वाटर की वजह से बड़ा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वो उसको हाँ ये हो जाएगा। तीनों क्या है? सेम पीरियड के। पीरियड में साइज के डिक्रीज होने, पीरियड में साइज डिक्रीज होता है, पता है? साइज डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है? अंदर न्यूक्लियस पे एक पावर बढ़ती जाती है, तो रिंग तो एक ही होती है ना। अगर सेकंड पीरियड की बात करूं मैं, थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में 3 ही रिंग है, फिक्स हो गई। इसके बाद भी 3 रिंग, इसके बाद भी 3 रिंग, तीन ही है सबके पास।
बस और छोटी थोड़ी छोटी होती है, तो साइज का इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर से नीचे आता हूँ तो साइज का फर्क ज्यादा पड़ता है क्योंकि रिंग्स बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इधर से इधर वाले में साइज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। यहाँ पे चार्ट देखो, पहली चीज जो दिख रही है वो चार्ट से देखना, सेकंड रेडियस से। ठीक है, चलो तो पहली प्रॉपर्टी का जो ऊपर लिखा उसको पहले रखो, जो नीचे लिखा उसको बाद में। तो पहले चार्ज दोनों तीनों में से किसके पास ज्यादा है? एल्यूमिनियम वाले के पास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसके पास आएंगे? एल्यूमिनियम के पास। किसके पास रहेंगे सबसे ज्यादा? वाटर मॉलिक्यूल। समझ गया ना? क्लियर है सभी को? उससे कम मैग्नीशियम के पास होंगे, और उससे कम सोडियम के पास। और ये है क्या? वाटर है ना, पता चला। आपने पहले से ये साइज बड़े बनाए थे ना? हाँ क्योंकि वो तो छोटे होते हैं। हाँ ठीक है, बट अगर ऐसे देखोगे तो एल्यूमिनियम और इनमें साइज लिख लेना अगर नहीं आता है तो मार्जिन में, है ना। एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, तो साइज उसका छोटा और चार्ज बहुत ज्यादा है, तो पक्का वो सबसे ज्यादा ही वाटर अट्रैक्ट करेगा। इमेजिन हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? चलो अगली चीज बेटा, इधर ये कंडक्टेंस वाला जो पार्ट लिखा है, अब से ये ऐसे जो कैप वाले सिंबल आएंगे ना, वो मोलर और इक्विवेलेंट दोनों हैं। ये लिखा है, मैं अलग से बार बार एम और इक्यू नहीं लिखूंगा सब में, मैं सिर्फ ये कैप वाला साइन बना दूंगा, तो समझ जाना मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। क्लियर है? मतलब एक मोल के लिए बोलूं और या फिर एक ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कंडक्टेंस लिख रहा हूँ, समझ में आता है? ठीक है, तो कंडक्टेंस इन तीनों में ज्यादा किसका होगा? देखो देख के समझ में आता है ना। एल के पास 3 चार्ज है तो बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, तो वो धीरे चलेगा, धीरे चलेगा तो उसका कंडक्टेंस तो कम ही। तो NaCl का सबसे ज्यादा, फिर MgCl2, फिर AlCl3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जिसके पास चार्ज ज्यादा उसकी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कम। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेशन ज्यादा। समझ में आता है? ठीक है, अगर सेम चार्ज है कि इसके ऊपर भी Na+ और इसके ऊपर भी K+ है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? सेम चार्ज है तो फिर साइज वाला फैक्टर देखूंगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्लियर है ना? साइज वाला फैक्टर देखूंगा। सोडियम और पोटेशियम में साइज किसका ये होता है? Na+ का छोटा होता है, K+ का साइज बड़ा। K+ का अगर साइज बड़ा है तो उसका पॉजिटिव दूर हो गया ना, मतलब न्यूक्लियस ये और साइज इतना बड़ा तो वाटर दूर हो गया, तो कम वाटर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इस चार्ज दोनों पे सेम है ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज और साइज छोटा है, तो यहाँ पे तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो सकते हैं ना, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर इतने नहीं होगा। ये साइज के हिसाब से बनाया है। अच्छा पता है, इसमें तुम्हें ना गोले मिटा देना है, तुम क्या ही मिटा पाओगे, बट ठीक है, तो उससे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना फिर सोचोगे कि यहाँ पे इनके साइज सर ये H+ और H- का भी इस हिसाब से फॉलो हो ही नहीं रहा। ऐसा लिखा है ना, इसीलिए अलग से पॉइंट उल्टा कैसे? क्लियर है इतना कि उसको सबसे ज्यादा ये। ठीक है, अब इन दोनों में अगर बात करूं तो पोटेशियम का साइज बड़ा ही है इससे, तो पोटेशियम के ऊपर जो आयंस आएंगे वो कम होंगे, समझ में आया? लेकिन सोडियम के ऊपर जो आयंस आएंगे वो ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। समझ गए? क्लियर है जी सभी को? और जो H+ OH- का बोल रहा है उसका पॉइंट मैंने अलग से लिखा दिया है कि H+ की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है OH- भले सेम चार्ज। ठीक है, तो वो चीज याद रखना, इसीलिए अलग से पॉइंट लिखा है। सबको क्लियर है चीज? बेटा बातें नहीं, चलो ये समझना है। सेम चार्ज होगा तो क्या करना है? K+ की हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होती है। K+ की हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होती है, किससे? इन दोनों में कंपेयर करेंगे दोनों में। सोडियम की ज्यादा होगी ना, सोडियम भी ज्यादा होगी। सोडियम की ज्यादा होगी इसलिए उसका ज्यादा ऊपर सोडियम आता है, पोटेशियम नीचे आता है, और दोनों पे अगर सेम चार्ज है तो मैं क्या फैक्टर देखूंगा? साइज का फैक्टर। ऊपर वाले का साइज छोटा है, नीचे वाले का साइज बहुत बड़ा है, तो अगर इसका साइज छोटा है तो न्यूक्लियस जल्दी से चीजें खींच लेगा ना उसके आसपास, और साइज बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियस को दूर से ऐसा मतलब दिक्कत होगी खींचने में। अगर ये इसकी बॉर्डर है तो यहीं तक खींच पाएगा, इसकी बॉर्डर यहीं पे तो जल्दी खींचा जाएगा। तो वही सोडियम की ज्यादा होगी।
सोडियम का ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो कंडक्टेंस अब किसका ज्यादा हो जाएगा फिर, दोनों में से ये भारी हो गया ना, तो K प्लस ज्यादा अच्छे से कंडक्टिविटी शो करेगा, मतलब कंडक्टेंस, तो KCl का ज्यादा होता है NaCl से। समझ गए क्यों? क्योंकि मतलब चार्ज इस पे भी प्लस उस पे प्लस है, तो फिर साइज वाला फैक्टर देखा कि साइज जिसका ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाता है, इक्विवेलेंट हो या मोलर हो, कोई साथ भी। समझ में आ गया ना? ये चीजें यार देखो नहीं भी रटोगे ना तो एक बार समझ गए तो खुद से जब क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ये दिक्कत होगी इसमें। चलो इधर टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस का क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि देखो मोलर और इक्विवेलेंट में तो मैंने फिक्स कर दिया ना कि 1 मोल होना ही चाहिए, तो पार्टिकल वाली चीज तो यहाँ आती नहीं है, इक्विवेलेंट में भी नहीं आती है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी ना, कोई चीज को गर्म करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसकी, तो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगी चीजें, तो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगी तो उसकी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा सोच लो, सेम चीज है, इसमें भी उतने ही पार्टिकल डाले, इसमें भी उतने ही। एक को मैंने 2-3 डिग्री पे रखा था फ्रीज में, और एक को मैंने गर्म करके जस्ट लेके आया हूँ, तो किसमें आयन ज्यादा जल्दी मूव करते हैं? इसमें भी गर्म करके लेके आया हूँ, लेकिन पार्टिकल सब सेम रखे थे ना, तो ठंडे वाली चीज में उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो मूवमेंट कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे, है ना, और कम करने पे। ये समझ में आता है इतना? अब विस्कोसिटी वाली चीज बताओ। विस्कोसिटी अगर कोई सॉल्वेंट की बहुत ज्यादा गाढ़ा सॉल्वेंट है तो उसमें कोई चीज मूव करेगी क्या? नहीं ना, उसमें दिक्कत होगी मूव करने में। विस्कोसिटी बढ़ेगी तो मोलर और आयनिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। समझ में आता है ना? ये सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाला याद आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब ये 2 पॉइंट, अब इनका कंक्लूजन देखो। K क्या होता है अपना? कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है कि एक क्यूब के अंदर कितने पार्टिकल। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम में 1 लीटर रख दूं तो मोल्स मोलरिटी के बराबर होता है, तो मैं बोलता हूँ कि 1 लीटर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं या कितने मोल हैं, वही मेरा मोलरिटी होता है, कंसंट्रेशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, 1 लीटर के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल मोल्स या जितने ज्यादा मोल्स उतने ही ज्यादा के, ठीक है। और वो डाइल्यूशन पे कम होगा, डाइल्यूट करूंगा तो उस वॉल्यूम के अंदर से बाहर निकल जाएंगे ना। यहाँ क्यूब वाली चीज हो रही है ना, तो अगर मैं चीजों को डाइल्यूट करता हूँ तो इसके अंदर से तो पार्टिकल बाहर ही आ जाएंगे फिर, तो इसके अंदर पार्टिकल का नंबर कम हो गया तो K भी कम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट समझ आता है यहाँ तक सबको? अब ये मोलर वाला और इक्विवेलेंट वाला, इसमें वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं। इसमें अपन ने बोला था प्लेट्स तो बहुत लार्ज एरिया है, बस उसके बीच वाला वो लेंथ वो फिक्स कर दिया था, और एरिया बहुत लार्ज है, लेकिन इसमें पार्टिकल का नंबर फिक्स रखा था अपन ने कि 1 मोल 1 इक्विवेलेंट फिक्स होने चाहिए। समझ में आता है ना? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना कम आयनिक या मोलर कंडक्टिविटी। इसको ऐसे देखो, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा उतने ही ज्यादा गाढ़ी होगी ना वो चीज। कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब गाढ़ी चीज, तो उसके आयनिक को मतलब मूव करने में दिक्कत होगी ना। जैसे सोचो ये सेम ऐसा यहाँ बना देते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इतना ही पानी अभी मैंने लिया, उसमें 1 मोल रखा है। क्या रखा है? 1 मोल है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इधर मैं बोल रहा हूँ मैंने बीकर इतना बड़ा ले लिया, पानी इतना भरा और इसमें 1 मोल रखा है, क्योंकि इसके लिए अपन डिफाइन कर देते ना 1 मोल, इसके लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो पार्टिकल का नंबर तो अपन ने फिक्स कर रखा है ना। समझ में आता है ना? इसमें पार्टिकल का नंबर फिक्स कर रखा है, इस वाले के लिए पार्टिकल का नंबर फिक्स नहीं है, जगह फिक्स है। इसीलिए इसको जगह फिक्स है तो डाइल्यूशन पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उस जगह से पार्टिकल कम हो जाएंगे। इसमें इनमें डाइल्यूट करूंगा तो पार्टिकल के नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। पार्टिकल तो 1 मोल अभी भी गिनूंगा, 1 मोल देखो, इनका ये मतलब होता है कि 1 मोल पार्टिकल जितने लीटर में आ जाए उतना पानी लेना ही पड़ेगा।
अब वो कम पानी में आ रहे हैं 1 मोल तो कम पानी ले लो, ज्यादा में आ रहे तो ज्यादा ले लो, लेकिन 1 मोल पार्टिकल होने चाहिए, तभी ये जो डिफाइन होगी दोनों। इसको वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, 1 मोल से लेना देना है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट से। तो मैं बोल रहा हूँ इतने से पानी के अंदर 1 मोल बोला है मैंने, तो उसके लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ, और इतने ज्यादा पानी के अंदर भी 1 मोल बोला है तो उसके लिए भी सेम चीज डिफाइन होगी। तो इन दोनों में से पार्टिकल ज्यादा अच्छे मूव किसके अंदर कर पाएंगे? दूसरे वाले में ना, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगी ना पास पास में, तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी। क्योंकि मान लो अगर NaCl भी है तो Na और Cl तो खुद ही बहुत पास पास में होंगे, तो दूर कैसे भागेंगे? और जगह ज्यादा रहेगी तो भाग पाएंगे, या फिर पानी जितना ज्यादा रहेगा वो उसके बीच के बॉन्ड को वीक करेगा और भाग पाएंगे। समझ में आता है ये? तो इसमें पार्टिकल जल्दी भाग पाएंगे, इसमें कम भाग पाएंगे। या फिर मैं बोलूं पहले भी 1 मोल ही था, अब मैंने सिर्फ पानी ऐड किया इसमें, मोल तो अभी भी एक ही है ना, तो डिफाइन तो ये चीजें 1 मोल के लिए हो रही है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएगी। तो इसका क्या बोलते हैं, आयन ए मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्यादा होगा इसका। तो वही लिखा है, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये होता है, ये जितना ज्यादा उतना कम होगी ना मोबिलिटी, आया समझ? और डाइल्यूशन जितना ज्यादा उतनी ज्यादा मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आया ये चीज? तो ये डाइल्यूशन वाले के लिए है, ये वाला डाइल्यूशन ज्यादा है तो ज्यादा, और ये कॉन्सेंट्रेटेड वाले के लिए। समझ गया ना? इसमें समझने में कोई दिक्कत किसी को दोनों में से? वो नहीं आया? ये ऊपर वाला, हाँ। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी, तो वो कंडक्टेंस की जो मतलब कंडक्टिविटी है तो वो उसकी उल्टी रहेगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? कंडक्टिविटी को। तो एक ही बात है वो, के ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और कंडक्टिविटी। फिर जब ये जो है मोलर कंडक्टिविटी है, जब ये इनवर्सली है तो वो देखो, ये स्पेसिफिक वाली चीजें अपन डिफाइन करते हैं सिर्फ एक क्यूब के अंदर, और ये वाली चीजें डिफाइन करते हैं 1 मोल में जितना पानी आ जाए जरूरी है, वो 1 मोल पार्टिकल होने चाहिए इसके लिए। तो 3 अलग अलग चीजें हैं, इसलिए बताई थी तुम लोगों को। ओवरऑल पूरे डब्बे की बात करूंगा तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, उस डब्बे के अंदर मैं फिक्स कर दिया कि एक मतलब ये प्लेट का जो एरिया होना चाहिए वो 1 मीटर क्यूब होना चाहिए, और इसके बीच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्क्वायर में होगा ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, और बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में क्यूब जैसे ही बनेगा, तो उस क्यूब के अंदर ही देख रहा हूँ, उस क्यूब के बाहर नहीं देख रहा हूँ। उस क्यूब के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उनकी मोबिलिटी देखी जाए, तो बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर बोलते हैं रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैंने ओवरऑल भी नहीं देख रहा हूँ, क्यूब के अंदर भी नहीं देख रहा हूँ। मैंने बोला है कि प्लेट्स का एरिया कुछ भी हो मेरे को चलेगा, बस प्लेट्स के बीच में 1 मोल पार्टिकल आ जाने चाहिए। अब वो 1 मोल पार्टिकल कम जगह में आ जाए तो कम जगह चलेगी, और ज्यादा में आया तो प्लेट्स में बढ़ा दूंगा ऊपर नीचे। समझ गए? तो 1 मोल पार्टिकल जरूरी है मोलर के लिए, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जरूरी है इसके लिए। फिर मैं वॉल्यूम नहीं देख रहा हूँ कि पूरा है इतना है, मुझे 1 मोल फिक्स चाहिए। अब वो पूरे में आ रहे हैं तो पूरा ले लूंगा सॉल्यूशन, थोड़े में आ रहे हैं तो थोड़ी सॉल्यूशन लूंगा। समझिए ये चीज? तो इस पे डाइल्यूशन का पार्टिकल पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। पानी मिलाऊंगा तो भी मुझे, पानी मिला दिया तो मेरे को उतना पानी फिर लेना पड़ेगा जिसमें 1 मोल मेरे को दिखे पूरे। ये नहीं कि यहाँ तक पहले मैंने मार्क कर रखा था कि 1 मोल इतने में आ रहे हैं, पानी मिलाया तो मार्क ऊपर नहीं जा कर सकता। जहां तक मेरे पार्टिकल मूव करेंगे पानी में, 1 मोल मेरे को जहां तक दिखेगा उतना पानी मेरे को लेना है। तो पार्टिकल का तो फिक्स है ना, बस जगह के हिसाब से देखूंगा यहाँ पे कि जगह जिसके पास ज्यादा है वो जल्दी मूव करेगा आसानी से। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन वही जगह। क्लियर है? ये आया समझ में कि कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो कम मूव कर पाएंगे 1 मोल, और ज्यादा जगह रहेगी तो वही 1 मोल ज्यादा मूव करेगा। और इसके लिए अपन ये क्या है, स्पेसिफिक है ना, मतलब वो एक डब्बे के अंदर की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा तो डब्बा तो अभी भी डब्बा ही रहेगा ना, लेकिन उसके अंदर के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो पार्टिकल दूर हो गए मतलब नंबर ऑफ आयंस ही कम हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो ये चीज कम हो जाएगी अपनी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। समझ में आया? अच्छा, और कितने जिनको नहीं आया? 1 2 और 3, और कोई आया?
यहाँ मैं बताता हूँ। अच्छा ये चीज डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने पे मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होगा? देखो डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाया मतलब पानी बढ़ा दिया बहुत सारा, तो मोल तो अभी भी फिक्स है ना, मोल फिक्स है तो जगह ज्यादा मिल गई तो ज्यादा मूव करेंगे, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कोई सी भी हो। समझ में आया? फिर इसमें वो अलग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, वीक होगा तो क्या होगा, तो इसके पूरे से उससे आएगा कॉन्ट्रास्ट लॉ, यहाँ से आएगा, तो इसको अभी अलग से पढ़ेंगे, बट ये बेसिक समझ में आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ तुम लोगों को ऊपर वाले केसेस में इधर देख लेना जिन जिन को नहीं आया ना, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया इतना? ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अगर और कुछ नहीं बोल रहा हूं तो ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए जो चीज डिफाइन की जाएगी वो क्या होगी तुम्हारी? कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। ये कब होगी? ओवरऑल के लिए। समझ में आता है ये? रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस ओवरऑल के लिए, ठीक है। अब अगर मैंने प्लेट के बीच का एरिया 1 मीटर सॉरी, और एरिया इस प्लेट का 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो इसके बीच में क्यूब बनेगा। समझ में आता ना? ये क्यूब बनेगा इनके बीच में, तो ये क्यूब कैसा हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि लेंथ मैंने इसके लिए 1 सेंटीमीटर और एरिया लिया इन प्लेट्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बीच में क्यूब बनेगा। तो उस क्यूब के लिए जब मैं देखूंगा तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये वाली चीजें किसके लिए देखूंगा मैं? क्यूब के लिए बस। समझ में आया इतना? ठीक है। अब इधर जो चीजें हैं ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये कैसे देखूंगा? इसमें प्लेट के बीच की जगह तो ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से जो भी रखना है वो रख दिया। कितनी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लेट के बीच की जगह फिक्स रखी, लेकिन बीच में एरिया पूरा कितना आना चाहिए वो फिक्स नहीं है। बस ये मुझे फिर पता है कि बीच में 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब वो जितने पानी में आ जाए उतनी लंबी प्लेट्स कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें बीच में क्या आना चाहिए? 1 मोल या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिकल आने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अब वो जितने में आ रहे होंगे उतनी लंबी प्लेट्स। क्लियर है? ये चीज फिक्स है, लेकिन उसमें तो उसको नाम क्या देते हैं अपन? मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये इतना समझ में आया? तो इन दोनों में मैं बोल रहा हूं, अब देखना, ठीक है। इसमें बीच में पार्टिकल जो भी होंगे, मैंने बोल दिया है, अब देखो, एक है इसमें पानी मिला रहा हूँ, एक है इस वाले में पानी मिला रहा हूँ, ऊपर से डाइल्यूट कर रहा हूँ। तो इसमें पानी मिलाऊंगा तो ये पार्टिकल इसके अंदर से बाहर, मतलब देखो वैसे तो पूरा भराया हुआ है ना, तो पार्टिकल यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है। तो ये मत समझना कि यहाँ है नहीं, और वो बना दूंगा तो उनको फिर सब मिक्स हो जाएगा। समझ गया ना? तो पार्टिकल NaCl डाल रहा तो वो तो पूरे में फैलेगा ना, लेकिन मैं उसके सिर्फ कौन से पार्टिकल देख रहा हूँ? उस क्यूब के अंदर ही। समझ गया? अब मैं जब पानी ऐड करूंगा तो पानी ऊपर भरेगा तो पार्टिकल सब दूर दूर हो जाएंगे ना, तो इस क्यूब के अंदर से तो कम हो गए पार्टिकल, तो क्यूब के अंदर से पार्टिकल कम हुए मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, तो ये चीजें कम होगी ना,
कंडक्टेंस रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, पार्टिकल तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो पार्टिकल कम होगा तो दोनों चीजें कम। तो ये लिखा था K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा K। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये, तो जितने ज्यादा कंसंट्रेशन, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा K होगा, ठीक है। डाइल्यूट कर दिया तो पार्टिकल का नंबर कम हो जाएगा ना यहाँ से, तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करूंगा उतना कम K होगा फिर। तो ये चीज फॉर्म में आई तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये वाला बोल रहा हूँ, इसमें मैंने पार्टिकल फिक्स रख रखे हैं, एक मोल देखूंगा तो एक मोल देखूंगा, अब वो एक मोल इतनी सी जगह में आ जाएंगे तो इतनी सी जगह को देखूंगा, इतनी जगह में आएंगे तो इतनी जगह को देखूंगा, लेकिन मेरे को देखना पूरे एक मोल पार्टिकल को। यहाँ मैं जगह को देख रहा था, यहाँ मैं पार्टिकल को देख रहा था, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एक मोल पार्टिकल फिक्स कर दिए मैंने, अब वो एक मोल पार्टिकल इतने में हो, इतने में हो, कितने में भी हो, तो मैं देखना मुझे एक मोल पार्टिकल को ही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने के बाद वो एक मोल पार्टिकल ज्यादा दूर तक फैल जाएंगे ना, तो अब मैं ज्यादा दूर तक देखूंगा, क्योंकि एक मोल पार्टिकल देखने समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने पानी ऐड किया तो पार्टिकल सारे दूर दूर फैल गए, तो तब भी मेरे को देखना तो सब पार्टिकल को एक मोल को, और यहाँ थे यहाँ सिर्फ एक मोल को देख रहा था। तो बोल रहा हूँ अगर इसमें डाइल्यूशन किया तो क्या होगा, डाइल्यूशन किया तो मोल तो दोनों में सेम है ना, अभी भी पहले भी एक मोल देख रहा था, डाइल्यूशन करने के बाद भी एक मोल ही देख रहा हूँ, तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। सुनो ये वाला केस देखो इसमें, ठीक है, कि जब इसमें मैंने डाइल्यूट किया तो एक मोल पार्टिकल इसमें भी, एक मोल पार्टिकल इसमें भी मैंने फिक्स कर दिया अभी, ठीक है। तो दोनों में से ज्यादा अच्छे से मूव किसमें करेंगे पार्टिकल, जिसमें डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे ये चीजें बढ़ेगी ना, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वन मोल ज्यादा अच्छे से भाग पाएंगे, वन इक्विवेलेंट ज्यादा अच्छे से भाग पाएंगे दूर दूर। समझ में आया? इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वे नहीं हो सकता इसका, सच में। बुक्स में तो इतना ऐसे ये कुछ लिए ही नहीं, बुक्स में डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मूले लिखे है, डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मूले लिखे हैं, बस। वो तुमको समझना है कि वो ये चीज बोल रहा है, समझ में आ गया अब क्या बोला मैंने। तो वो यही चीज लिखी थी दोनों की, कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, डाइल्यूशन पे क्या, जितना ज्यादा डाइल्यूट करूंगा उतनी ज्यादा ये दोनों चीजें बढ़ेगी, क्योंकि जगह ज्यादा मिलेगी। कॉन्सेंट्रेटेड जितना ज्यादा रहेगा उतनी कम जगह, मोल तो फिक्स है तो कम मूव करेगा। समझ में आया? ठीक है। अब डाइल्यूशन से ही रिलेटेड पता है थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। देखो डाइल्यूशन में मैंने क्या बोला, पानी मिलाया, तो पानी मिलाया तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब उसमें भी फिर दो केस आते हैं, देखो ये डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे मोलर या इक्विवेलेंट कोई सा भी वो बढ़ेगा, समझ में आता है ना ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है और एक बार लिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बढ़ेगा तो दोनों में, लेकिन दोनों में बढ़ने की रेट अलग होगी, वही अपना को आगे पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कैसे बढ़ेगा, वीक में कैसे बढ़ेगा, तुम खुद सोचो। इधर देखो, इमेजिनेशन अच्छा है तुम लोगों का कि बोर्ड पे बना के बतानी पड़ती है? इधर नहीं, मैं अभी फिर बना के समझाऊंगा, बट अभी एक ब्रीफ में सुनो। एक इधर बीकर है, इसमें भी एक मोल है, ठीक है, इधर बीकर है उसमें भी एक मोल है, क्योंकि ये इसी की बात कर रहे हैं अपन, मोलर इक्विवेलेंट वाले की, ठीक है। मोल से देख रहा हूँ, इक्विवेलेंट अभी छोड़ो। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों में मैंने डाइल्यूशन किया, लेकिन इसमें जो पार्टिकल रखे थे पहले वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थे, इसमें वीक के थे, तो जब तक अभी डाइल्यूशन नहीं किया तो इसके तो पहले ही पूरे टूट गए होंगे ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने डाला होगा टूट गए तो सारे। वीक है, वीक में इधर अंदर डाला तो आधे टूटे, आधे नहीं टूटे, आधे पूरे वैसे के वैसे बचे हैं। अब जब दोनों में मैं पानी डाल रहा हूँ तो इसमें और टूटेंगे क्या? नहीं। जो टूट गए बस दूर जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, और ज्यादा टूटेंगे। जितना ज्यादा पानी मिक्स करूंगा उतनी ज्यादा उनको जगह मिलेगी, तो वो पानी की वजह से टूटेंगे ना, पानी उनके बीच में आकर उनको तोड़ रहा है, तो जितना ज्यादा पानी रहेगा उतने ज्यादा पार्टिकल भी बढ़ेंगे। तो इसमें पार्टिकल का नंबर नहीं बढ़ रहा है पानी मिलाने पे, सिर्फ जगह बढ़ रही है। इसमें जगह भी बढ़ रही है और पार्टिकल का नंबर भी बढ़ रहा है। तो जब पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेंगे ना इसमें, और इसमें उतने नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पार्टिकल पहले भी उतने थे, अभी भी उतने ही है, इसमें पार्टिकल बढ़ रहे हैं। तो इसका डाइल्यूशन पे एकदम से बढ़ता है कंडक्टेंस, और इसका एकदम से इतना नहीं बढ़ता है, पहले से ही बढ़ा हुआ था, बस जगह ज्यादा मिल गई तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इनके जो ग्राफ्स आएंगे अभी, एक ऐसा कट जाता है, एक ऐसा जाता है, तो एक ऐसा जाएगा कि धीरे धीरे धीरे, जैसे डाइल्यूशन के एकदम से बढ़ जाता है, और इसका ग्राफ जाता है ऐसा धीरे धीरे, जैसे जैसे डाइल्यूट करो थोड़ा 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 बढ़ेगा, इसका एकदम से बढ़ता है। तो
वो अभी आएगा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के ऊपर अलग अलग है, तो वो चीज अपन लिख के और यहीं से फिर कॉलरॉश लॉ की थ्योरी आती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा कि इतना पानी में मिला दूं कि अब उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। वीक भी जितना टूटना था टूट गया, और स्ट्रॉन्ग तो टूटा हुआ ही था पहले से, लेकिन वीक हाँ याद रखना पूरा कभी नहीं टूटेगा, इसीलिए उसका नाम है वीक। कितना भी पानी मिला दूं थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा, उसमें ये नहीं बोलोगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरे टूट रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका ग्राफ से एक बार समझ लेंगे। तो ये वाला रब करके मैं अगला वाला पार्ट लिख रहा हूँ उसका, कॉलरॉश लॉ वाला, है ना, वहां से समझ में आता है। समझ में आया इतना, ठीक है। और यहाँ से थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसीलिए समझाइए इतना। देखो अपन ने बेसिक मतलब थ्योरी समझ ली ना कि डाइल्यूशन पे अलग अलग कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं। अब डाइल्यूशन को ही अलग से पढ़ना है। देखो छोटे मोटे दूसरे फैक्टर समझ गए कि उनका कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन पे क्या फर्क पड़ रहा है, अभी जो पढ़ के आए हैं। अब पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन वाले को थोड़ा और ढंग से समझ रहे हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन तुम्हारा डाइल्यूशन वाले फैक्टर से आता है, बाकी फैक्टर से इतना नहीं आता। हाइड्रेशन वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइल्यूशन वाला, जो पढ़ा देते हैं वही इंपॉर्टेंट। चलो लेकिन क्वेश्चन आता है तो बनना चाहिए ना, इसीलिए देखो डाइल्यूशन का इफेक्ट कैसे आएगा। ये चीज एक बेसिक अभी समझा दी ना मैंने तुमको, क्या समझाइए इधर देखो कि इसमें अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, इसमें अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में अगर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ तो उसके मॉलिक्यूल्स तो पहले से ही टूटे हुए थे, तो नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ उनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस, वो बढ़ेगा ना, क्योंकि पानी क्या करेगा उनके बीच के बॉन्ड को वीक करेगा, तो बस वो दूर दूर हो जाएंगे और अच्छे से मूव कर पाएंगे। तो इसीलिए इनकी मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी, स्ट्रॉन्ग की। समझ में आता है इतना। अब वीक वाले का बात कर रहा हूँ। वीक वाले में जब पानी ऐड करूंगा तो दो काम होंगे ना, पानी ऐड किया तो वो ज्यादा से ज्यादा टूटेंगे भी सही, पहले जितना उनका अल्फा था उससे ज्यादा अल्फा होगा, टूट के ज्यादा पार्टिकल बनेंगे और वो पार्टिकल फिर दूर दूर भी चले जाएंगे। तो इसमें किन दो चीजों की वजह से बढ़ रहा है, एक पार्टिकल का नंबर भी बढ़ रहा है और पार्टिकल दूर दूर भी जा रहे हैं, समझ गए। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी या ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। देखो मूवमेंट तो दोनों में हो रहा है अच्छा खासा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी बढ़ रहे हैं, तो एक और एडिशनल एड ऑन चीज आ गई ना, तो इसकी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ में आता है इतना। तो वही चीज को थोड़ा बस टेबुलर फॉर्म में लिख के और तुमको समझा देता हूं, ठीक है। डाइल्यूशन का इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 100% लिखा मतलब पूरा टूट जाएगा, उसका अल्फा नॉट इक्वल टू 100% लिखा मतलब पूरा नहीं टूटेगा। उसमें तीन अलग अलग टाइप के पार्टिकल दिखेंगे, ए भी दिखेगा, बी भी दिखेगा और ए भी दिखेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी अलग अलग दिखेंगे। समझ में आता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का जो उल्टा था कंडक्टेंस, मतलब ओवरऑल पूरे के लिए बात कर रहे हैं अभी, इसमें ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। जो है 3 डायग्राम बना के बताए थे, वही 3 डायग्राम ये पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो पहला डायग्राम मतलब ओवरऑल पूरे के लिए है ना, इसके लिए ओवरऑल पूरे उस फिगर के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें स्ट्रॉन्ग का है तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, पार्टिकल दूर दूर, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी सही ना इसमें, समझ में आता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा। पहले पार्टिकल ऐसे थे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, पानी डालूंगा तो दूर दूर हो जाएंगे, पूरे में फैल जाएंगे अच्छे खासे, तो कंडक्टेंस बढ़ नहीं है। तो वही लिखा है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पहले, डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उससे दूर दूर हो जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा स्ट्रॉन्ग के लिए। इसके लिए भी बढ़ नहीं है, बढ़ेगा मतलब उसमें पार्टिकल और ज्यादा हो जाएंगे, तो उसमें तो और ज्यादा ऐसे होगा ना। वॉल्यूम इंक्रीज किया, डाइल्यूशन इंक्रीज, तो अल्फा ज्यादा पार्टिकल टूटेंगे, तो ओवरऑल पूरे उस डब्बे में पार्टिकल का नंबर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल का नंबर ज्यादा तो वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, तो नंबर ऑफ आयन भी इंक्रीज हो रहे हैं और मोबिलिटी भी अच्छी हो रही है। तो ये वाली चीज इधर काम कर रही है, लेकिन इधर ये एक और एडिशनल चीज आना है, समझ गए ना। इधर सिर्फ ये एक ही चीज है, इधर ये भी है और ये वाली भी है, तो लेकिन मेन फैक्टर अपन इसकी वजह से बढ़ रहा है वो कि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज, तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज तो कंडक्टेंस इधर भी इंक्रीज। समझ में आता है ये बेसिक ओवरऑल पूरे के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ एक क्यूब के लिए, इसमें क्यूब वाली चीज ये वाला वही था ना, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी वाला पार्ट। और मैंने बोला था स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था अपन को कंडक्टेंस वाली मतलब कंडक्ट वाली चीज से ज्यादा मतलब है, रेजिस्ट वाली चीज से पढ़ेंगे नहीं ज्यादा उसको, तो सारी कंडक्ट वाली चीजें लिखी है अपन, समझ गए। तो ये क्यूब के लिए डिफाइन हो रही थी ना चीजें, और ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होती है, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर इसमें डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, देखो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वही पार्टिकल बाहर चले जाएंगे, तो कम होगा ना,
कंडक्टिविटी कम होगी, पानी डाला मैंने, पूरा बीकर था, तो इसके अंदर से तो पार्टिकल बाहर चले जाएंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम। और वीक भी होता है, तो वीक में पानी डालूंगा, पार्टिकल बढ़ेंगे तो सही नंबर में, लेकिन वो भी तो दूर जाएंगे ना फिर, तो ओवरऑल इस क्यूब के अंदर से तो पार्टिकल कम ही होंगे, तो इसीलिए इधर डिक्रीजेस दोनों के लिए कॉमन पॉइंट ये हो, ठीक है। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, या बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर का अगर क्यूब बनाता हूँ तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है, 1 ml, तो वही लिखा है 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, जितने भी आयन है उनका कंडक्टेंस देखा जाता है, ये होता है कंडक्टिविटी, क्लियर है। अब वो बोल रहा है डाइल्यूशन बढ़ाया तो डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीज, डेंसिटी मतलब दूर दूर हो जाएंगे ना आपको, तो डेंसिटी कम, डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीज, तो नंबर ऑफ आयन इन 1 ml डिक्रीजेस, इसके अंदर से आयन्स कम हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ना वो प्लेट के बीच में से, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो कंडक्टिविटी कम ही होगी, तो दोनों के लिए सही बात है, स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, स्ट्रांग होगा तो भी पार्टिकल बाहर जाएंगे, वीक होगा तो टूटेंगे और फिर बाहर जाएंगे, तो ओवरऑल पार्टिकल तो बाहर ही जा रहे हैं ना, तो वाटर डालने पे पार्टिकल बाहर, ऐसा बनाया, समझ गए। तो इसके लिए चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो एक ही बात है, वीक होगा तो पार्टिकल टूटने के बाद बाहर जाएंगे, स्ट्रांग होगा तो पहले से ही बाहर चले जाएंगे, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी वाला पार्ट हो गया। अब क्या बोला है मैंने, प्लेट्स का एरिया में कितना भी ले लूं, बस बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, लेकिन 1 मोल और 1 इक्विवेलेंट फिक्स होना चाहिए, वो जो 3 डायग्राम यहाँ बनाए थे वही बात है, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया। अब मोलर या इक्विवेलेंट दोनों चीजें साथ साथ में चलती है, मोलर बढ़ेगा तो इक्विवेलेंट भी बढ़ना है, साथ में चलती है, इसीलिए साथ में लिखा है। मोलर कंडक्टिविटी एम या म्यू लिखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्यू या पाई लिखते हैं, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, अब देखो फॉर्मूला देखो, इन जनरल भी अगर तुमको मैंने यहाँ पे समझा दिया था ना, समझ गए थे, पानी बढ़ाऊंगा तो देखना तो मुझे तब भी 1 मोल ही है, तो वो 1 मोल अब ज्यादा पानी में दिखेंगे ना, ज्यादा पानी में दिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे, तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सही, स्ट्रांग होगा तो भी बढ़ेगी और वीक होगा तो और ज्यादा टूटेंगे भी, और फिर भी मेरे को 1 मोल देखना है तो बढ़ेगी, वही दिखेगी, ज्यादा ही दिखेगा, क्लियर है। तो दोनों के केस में बढ़ेगी, वैसे समझ लिया। अब फॉर्मूले से देखना, अब मोलर का लिख रहा हूं तो मोलरिटी आती है, मतलब मोलरिटी आती है, और इक्विवेलेंट से लिखता हूं तो नॉर्मेलिटी आती है। मैं इससे समझा देता हूं, अपोजिट सेम ही होगा। के डाइल्यूशन बढ़ाने पे के का क्या होता है, कम होता है, के कम होता है ना डाइल्यूशन बढ़ाने पे, स्पेसिफिक, तो डाइल्यूशन बढ़ाओ तो के कम, तो ये भी कम, दो अलग अलग वेरिएशन आएंगे यहाँ पे, देखो डाइल्यूशन बढ़ाने पे के कम होगा स्पेसिफिक वाला, तो ये भी कम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे के की वजह से तो ये कम हो रहा है, लेकिन मोलरिटी क्या होगी डाइल्यूशन बढ़ाने पे, क्योंकि मोलरिटी ये होता है ना नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो मोलरिटी कम, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलरिटी कम होती है, मोलरिटी कम तो ये इंक्रीज, ये फॉर्मूला आता है ना, मोलरिटी का फॉर्मूला है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम जितना बढ़ाऊंगा उतना बढ़ेगा, समझ में आता है। तो इसकी वजह से बढ़ रहा है, इसकी वजह से कम हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम किस चीज को दोगे, मोलरिटी वाले फैक्टर को दोगे, ना कि के वाले फैक्टर को, ठीक है, क्योंकि इसमें वो डब्बे वाला फैक्टर तो नहीं देखता हूँ ना मैं, पूरा 1 मोल आयन देखना, तो आयन वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय डब्बे वाला पार्ट इसके केस में, तो वही लिखा है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करूंगा तो के डिक्रीज, तो उसकी वजह से दोनों डिक्रीज, लेकिन डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी कम, ये कम तो ये दोनों बढ़ेंगे इनवर्स में, तो इन दोनों फैक्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर सेकंड वाला माना जाता है एक्सपेरिमेंटली ये और EQ डिपेंड्स मोर ऑन द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी रेदर देन के, क्योंकि के तो सिर्फ एक डब्बे के लिए लिमिट कर देता हूँ ना मैं, अब यहाँ पे मैं डब्बे के लिए लिमिट नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ तो मैंने बोला कितना भी सॉल्यूशन में ले सकता हूँ, बस 1 मोल आना चाहिए मेरा, तो के नहीं देखता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मैं मोलरिटी या नॉर्मेलिटी देखता हूँ, मोल्स पे डिपेंड करिए ना, मोल और इक्विवेलेंट पे डिपेंड, तो मोल और इक्विवेलेंट पे अगर चीज पे डिपेंड कर रही है तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, ना कि के, क्लियर है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटली है, तो फाइनली क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने पे ये इंक्रीज और ये इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, कंक्लूजन ये है, क्लियर है। तो फॉर्मूले से ये मत करना कि इसकी वजह से कम, तो क्या करें, ये इस नीचे वाले को मानना है, मोलरिटी वाले को, समझ गए इतना क्या चल रहा है ये सभी, ठीक है। अब इधर देखो, इतना क्लियर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, वीक का क्या होगा, डाइल्यूशन पे, कंडक्टेंस, ये चारों पॉइंट, क्योंकि कंडक्टेंस हेडिंग भी अपनी थी उसके हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 2 ग्राम, मतलब जो मैंने बोला ना कि इसमें एकदम से बढ़ जाएगी, इसमें धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उस चीज को ग्राफ पे प्लॉट करके बताया है बस, ठीक है।
तो देखो ये है ये ऑन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। उसके आगे का ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग में भाई आयनिक आयनिक इंटरेक्शन वीक होंगे क्योंकि पार्टिकल तो पहले से ही फिक्स हो गया ना, सारे टूट चुके हैं, तो बस उनके बॉन्ड्स वीक होंगे। आयनिक आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीजेस, मोबिलिटी बढ़ेगी, उससे ज्यादा घूम फिर पाएंगे और ये बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है, तो अल्फा इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, और फिर पार्टिकल जाएंगे सही दूर दूर। तो ये तो इसमें बढ़ने का रीजन मेन अल्फा है, इसमें आयनिक आयनिक इंटरेक्शन कर कम होगा। क्लियर है? इधर आ रहा है ना, इधर देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, कॉन्सेंट्रेशन और ये, क्योंकि यही देख रहा हूँ ना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है डाइल्यूशन पे, तो ये m और कॉन्सेंट्रेशन को बस याद रखना अंडर रूट सी के टर्म्स में रखेंगे, या फिर अंडर रूट का हाफ होता है ना, अंडर रूट मतलब हाफ लिखते हैं, तो अंडर रूट या सी की पावर हाफ के टर्म्स में इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, डाइल्यूशन बढ़ाया मतलब पानी ऐड किया तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, यहाँ कुछ ज्यादा ही होगा। तो जैसे जैसे मैं पानी ऐड कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो ग्राफ अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन कम, तो कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट में तो इधर आ रहा है, लेकिन इस पे ये बढ़ेगा ना, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, समझ में आता है? नहीं आता? इधर देखो मैं बोल रहा हूँ कि डाइल्यूशन करने पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी कम होगी, तो ये अपना कौन सा मोलर कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस बढ़ेगा, ये अभी तो बढ़ गया है। तो अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ चीज़ों को तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है लेकिन ये चीज़ बढ़ती है, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा ना ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन कम इधर आना चाहिए और ये चीज़ इंक्रीज तो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा। तो ग्राफ का एरो यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ऐसे जाता है, और ये स्ट्रेट में क्यों जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टिकल का नंबर फिक्स है, तो बस दूर हो रहा है तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो दो पार्ट लिखे KCl और HCl का, अब उसमें से KCl का ऊपर लिखा है HCl, तो इस चीज़ को भी अगर मार्क करना हो तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, या फिर जो अपन ने डिफाइन किया था कि H+ का ज़्यादा ही होता है, तो इसीलिए उस चीज़ को यहाँ पे रखा कि H+ ज़्यादा मोबिलिटी शो करेगा कंपेयर टू K से। H का डॉट बना हुआ तो यहाँ आएगा ना, देखो फिक्स से अगर शुरू किया मैंने तो इसका डॉट यहाँ आएगा, मतलब H+ ज्यादा मोबाइल है, ज्यादा मूवमेंट करता है, ये समझ में आता है? इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे आ रहा है तो ये चीज ज्यादा है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो H+ क्या है, मोर मोबाइल, मतलब ज्यादा मूव करता है, अपन ने लिखा भी था उधर कि सबसे ज्यादा कौन होता है, H+ मूवमेंट होता है। तो इतना समझ में आया सबका यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राफ क्लियर है। अब ये ग्राफ जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करता हूँ तो मान के चलो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था मेरे पास CH3COH, इसमें मैंने पानी ऐड करना शुरू किया, सबसे पहले तो इसके पार्टिकल टूटेंगे, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना डाइल्यूशन पे, डाइल्यूशन बढ़ाया कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन कम होने के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो एकदम से M और EQ वाला पार्ट बढ़ जाएगा, तो एकदम से ही क्या हो गया, बढ़ गया। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी पूरा नहीं टूटेगा, तो ये इसको कभी भी टच नहीं कर पाएगा इधर, ठीक है। ये ग्राफ ऊपर ही निकल जाएगा, समझ में आया? तो ये वाली, और यहाँ पे H वाला है तो उसको ज्यादा ही होता है तो इसीलिए वो ऊपर बनाया है। NCERT में तुमको एग्जांपल दिया है KCl और CH3COH का, इसीलिए उसको मैंने पूरा मार्क कर दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ सीधा बनता है, वीक का ऐसे कर्व में जाता है। ये कर्व क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना जहाँ से कर्व ज्यादा स्टार्ट हुआ, इस पार्ट से नंबर ऑफ पार्टिकल या टूटना बहुत ज्यादा शुरू हो गया, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे तो एकदम से ये चीज बढ़ जाएगी। अब ये मैं मोलर के लिए लिखूं, EQ के लिए लिखूं, एक ही बात है, दोनों के लिए लिख दिया ना। ये एक बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस जिस पॉइंट से, मतलब कहीं से भी, तो इसीलिए वो कर एकदम से पीक पकड़ लिया। क्लियर है? तो वीक के लिए ग्राफ ये बनता है, स्ट्रॉन्ग के लिए तो वही लिखा है मैंने। लेफ्ट से शुरू करते हैं कर्व को, याद रखना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, डाइल्यूशन इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ना, ठीक है। डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, और ये क्या होता है, बढ़ता है, तो वही लिखा है इधर पे वही
कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, डाइल्यूशन इंक्रीज, ये बढ़ेगा। इतना समझ में आया यहाँ तक? कॉन्सेंट्रेशन या फिर सी अब इधर देखो, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूंगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि मैंने बहुत पानी ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये ग्राफ जहाँ प्लॉट होगा उस चीज को बोलूंगा मैं इनफाइनाइट वाला मोलर समझ में आया? और इसके बाद और ज्यादा बढ़ सकता है क्या? तो इसको बोलते लिमिट आ गई ना, तो इनफाइनाइट वाले को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। समझ में आया? क्यों? देखो बहुत पानी ऐड कर दिया तो एक लिमिट आ जाएगी ना उस चीज की भी मूवमेंट की, तो ये ज्यादा से ज्यादा यहीं तक जा पाएगा, इससे ज्यादा बढ़ पाएगा कि ये वाला मोलर कंडक्टेंस इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना, मोलर कंडक्टेंस यहीं पे रुक जाएगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिट आ गई ना मोलर कंडक्टेंस की, इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बोलते हैं उस चीज को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। समझ में आया? क्योंकि लिमिट क्रिएट कर दी, तो ये वाली चीज क्या होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? इनफाइनाइट पे पार्टिकल अब पहले स्ट्रॉन्ग था, सारे टूटे हुए थे, और इनफाइनाइट कर दिया तो दूर दूर भी चले गए, कितना ही दूर चले जाएंगे एक लिमिट के बाद, ठीक है। तो ये वाली चीज फिक्स हो जाएगी एक टाइम के बाद बहुत सारा पानी ऐड करने पे, तो उस चीज को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसा बोलते हैं। समझ में आया? अब वीक में मैं ये चीज ला सकता हूँ क्या? कितना भी पानी ऐड कर लूं, वीक कभी भी पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। समझ में आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका नाम तभी वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो कभी भी पूरा नहीं टूटेगा। तो कभी भी पूरा नहीं टूटेगा तो उसका मैक्सिमम वाला पार्ट पता ही नहीं लगेगा ना कहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए ये कर्व कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, तो इसके लिए इनफाइनाइट कभी नहीं दिखेगा, है ना? हियर नो इनफाइनाइट, because alpha never be 100%। समझ गया? अल्फा कभी भी 100% उसका नहीं होगा बेटा, अल्फा कभी भी उसका 100% नहीं होगा, तो उसके लिए इनफाइनाइट वाली चीज कभी नहीं लिखी जाती। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वीक के लिए कभी नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखा जाएगा बस, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? ये वाला अच्छा, अब ये वाला जो है इसकी दिक्कत ये थी कि प्रॉब्लम क्या है, कैन नॉट कैलकुलेट इनफाइनाइट पे, दोनों चीज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इनफाइनाइट पे ना तो मोलर कैलकुलेट कर पाओगे ना इक्विवेलेंट। समझ गए क्यों? क्योंकि ये कभी भी पूरा नहीं टूटेगा, लेकिन इसको इनफाइनाइट पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो उसके लिए एक नया साइंटिस्ट ने आके एक रिलेशन बताया कि ये और ये नॉर्मल पे और इनफाइनाइट पे क्या आपस में रिलेशन होगा। तो वो साइंटिस्ट था डिबाय हकल, अलग अलग होंगे जो भी है, तो डिबाय हकल ऑनसागर इक्वेशन, तीन अलग अलग साइंटिस्ट होंगे, डिबाय हकल ऑनसागर, इनने मिलकर एक इक्वेशन दी थी इनफाइनाइट और इस नॉर्मल वाले के बीच में रिलेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का, इसकी इक्वेशन दी थी ऑनसागर ऑनसागर, ठीक है। ये क्लियर है इतना? तो इनफाइनाइट वाला इधर लिखा जाएगा, उधर नहीं लिखते हैं। तो ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो पे आ गया ना सीधा, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वर्ड से क्लियर है, लिमिट आ गई, उससे ज्यादा वो कभी बढ़ ही नहीं सकता, ये वाली चीज है। तो इसका और नॉर्मल वाले का रिलेशन, तो जब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, तो उसको ऐसे याद रखना, स्लोप क्या होता है माइनस b, ठीक है, स्लोप क्या होगा इसका माइनस, याद रखना, बाकी सब चीजें ठीक है। और इसका रिलेशन क्या होता है, एट मतलब मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस कुछ, देखो इसकी कुछ वैल्यू होगी, मुझे बताओ इनफाइनाइट वाले की ज्यादा वैल्यू होगी या नॉर्मल वाले की? नॉर्मल वाले की। इनफाइनाइट वाले तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उससे ज्यादा। तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट में से कुछ माइनस ही करना पड़ेगा तभी होगी ना। तो अगर इक्वेशन नहीं भी याद रहती तो थोड़ा दिमाग ऐसे लगा लेना, कभी कंफ्यूजन होगी इनफाइनाइट इधर था, तो ये चीज कम होगी वैल्यू, इनफाइनाइट में से कुछ माइनस करूंगा तभी आएगी ना। तो इनफाइनाइट वाली मैक्सिमम होती है, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा कभी इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट में से क्या माइनस करना पड़ता है, कांस्टेंट और कंसंट्रेशन। तो b होता है उसका एक कांस्टेंट होता है, अंडर रूट c उसका कंसंट्रेशन जिसका अपन नाप रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही लिखी जाएगी इक्वेशन, उसके अलावा नहीं लिख पाओगे। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक में नहीं होता, तो वीक के लिए डी बाय हकल ऑनसागर नहीं लिख पाते, स्ट्रॉन्ग के लिए ये, ठीक है। इतना समझ में आया, डीएचओ इक्वेशन बोलते हैं ये
V क्या है? कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है विस्कोसिटी, ये कांस्टेंट है तो वैल्यू दे के रखेगा हर चीज की, ठीक है। C कॉन्सेंट्रेशन होता है, √C के टर्म्स में ही लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, और इनफाइनाइट है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है इतना? ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग। हाँ ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को मिक्स करके एनसीईआरटी में ऐसा ग्राफ दिया है वो। अब वो उसमें से पता है पूछता है तुम लोगों से, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा, इसको ए मार्क कर देगा मान लो रेड वाले को, और पूछेगा व्हाट इज ए, और 4 ऑप्शन दे देगा। और 4 ऑप्शन पता है क्या देगा वो? इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल देगा, और उनमें से तुमको चूज करना रहेगा कि देखो मुझे दिख गया स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रॉन्ग का ही होगा, तो 4 ऑप्शन में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? वही ये होगा। यहाँ अगर बी मार्क करता है तो चारों में से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? उसका एग्जाम्पल, और वीक और स्ट्रॉन्ग अपने स्टार्टिंग में लिख लिए थे सारे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड वीक में आते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। तो वीक वाला अगर मार्क करें तो क्लियर है, ग्राफ से पता करते हैं कि वीक है, ग्राफ ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टच हो सकता है, वीक वाला कभी भी टच नहीं होगा। क्लियर है। CH3COH एसिटिक एसिड होता है ना, तो बुक में उसने CH3COH की वजह एसिटिक एसिड लिख के दे तो भी कंफ्यूज मत होना। ये क्या है? एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है ना, और ये पोटेशियम क्लोराइड, इसको ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ऑप्शन अगर ऐसे नाम लिख के आए ना तो पहले देख लेना कि है ये पोटेशियम क्लोराइड। समझ में आया सभी को इतना? तो ये ग्राफ आएगा तो कर लोगे इससे क्वेश्चन, ठीक है। ये 0 है या फिर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 0 हो सकता है, स्ट्रॉन्ग के लिए ही होगा। डाइल्यूशन इधर से इधर चेक करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली चीज आएगी वो ये है कि एक साइंटिस्ट था कॉलराश, तो कॉलराश ने बोला कि कितने पार्टिकल इनफाइनाइट में मैक्सिमम पार्टिकल है, उससे ज्यादा तो पार्टिकल क्रिएट नहीं होंगे ना। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कैसे चेक करते हैं? मोलर और इक्विवेलेंट सॉल्यूशन, मान लो NaCl है तो 1 मोल NaCl अंदर जाके 1 मोल Na के पार्टिकल 1 मोल Cl के पार्टिकल बना रहा है, तो Na और Cl इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूट करता है और ओवरऑल कितना आता है इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट वाली चीजें मतलब कॉलराश जो आगे आएगा वो स्ट्रॉन्ग के लिए ही लिखा जाता है। तो आगे हाँ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कॉलराश लॉ पढ़ेंगे, फिर कॉलराश लॉ के एप्लीकेशन के उससे क्या क्या चीजें अपन निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन आएगा, तो उसके 3-4 एप्लीकेशन है वो पढ़ना है। क्लियर है। यहाँ पे थ्योरी खत्म होगी इसकी और फिर अपन करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहे हैं बोर्ड?